हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 1 के बारे में। और ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना, जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर एंटरप्रेन्योर। यार एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, क्या होता है एंटरप्रेन्योर? तो अगर हम बात करें कि एंटरप्रेन्योर इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर क्या हो गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, रनिंग। ठीक है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका काम है एक नए बिजनेस को डिजाइन करना और उसको चलाना। ठीक है, तो ये हुआ एक एंटरप्रेन्योर का काम। आगे हम बात करें तो पीपल, जो बंदे इसको क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जैसे अगर जमशेद जी टाटा हैं जिन्होंने टाटा बिजनेस को स्टार्ट किया, कंपनी टाटा को स्टार्ट किया, धीरू भाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस को स्टार्ट किया, ये लोग क्या है? ये एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, इन्होंने एक नए बिजनेस को क्रिएट करा है और उसको रन करा है। देन इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला टॉपिक आ गया कैरेक्टरिस्टिक, मतलब एक एंटरप्रेन्योर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एंटरप्रेन्योर में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोटिवेशन। सबसे पहला कि वो मोटिवेटेड रहे, क्योंकि यार जब आप एक बिजनेस क्रिएट करते हो ना, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। स्टार्टिंग में जो प्रोसेस होता है वो काफी ही टाइम टेकिंग रहता है, तो उसके ड्यूरेशन में आपको मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए। वो बंदा जो खुद भी मोटिवेटेड रह सके, साथ ही जो अपनी टीम को भी मोटिवेटेड रख सके, ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वो डीमोटिवेटेड रहेंगे तो पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम ही नहीं कर पाएंगे और अपना बिजनेस ढंग से चला नहीं पाएंगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाएंगे। देन नेक्स्ट चीज इज पेशेंस। मोटिवेशन के साथ पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये जो पूरी जर्नी होती है एक बिजनेस को क्रिएट करने के लिए, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए, नई चीज आप स्टार्ट करोगे और इसको प्रॉफिटेबल आगे बना के लेके जाओगे, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। देन थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैंडेटरी है, जिससे कि आप जो चाह रहे हो, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, वो आपको तो अंदर से पता है, बट आप सामने वाले को भी उसी सेंस में समझा सको कि यार हम करना क्या चाह रहे हैं। देन फोर्थ इज रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग भी होना चाहिए बंदे में, बिकॉज स्टार्टिंग जब आप करोगे किसी भी बिजनेस की, उसमें मनी एडिड होगा, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं काफी सारे, अप डाउन्स रहते हैं कि सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, कस्टमर्स की नीड क्या है, हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर को क्या चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में काफी सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। इन्वॉल्विंग टू लाइक लेबर का रिस्क होता है, रॉ मटेरियल्स का रिस्क होता है, फाइनल प्रोडक्ट जब बन के जाता है तो मार्केट उसे पसंद करती है नहीं करती, एंड यूजर को वो चीज अच्छी लगती है नहीं लगती। इस पूरे ही प्रोसेस में प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरिंग, किसी भी प्रोसेस में ले लोगे, रिस्क इन्वॉल्व है, और ये पूरा रिस्क कौन लेता है? ये एक एंटरप्रेन्योर ही लेता है। देन फिफ्थ वन हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो बंदा एंटरप्रेन्योर है, खुद से एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उस पर खुद पे यकीन होना चाहिए कि हाँ जो चीज मैं कर रहा हूं वो चीज ठीक है और आगे सोसाइटी के लिए, बेनिफिट के लिए है, लोगों को वो चीज काम की लगेगी और लोग उसको यूज करेंगे और मेरे से खरीदेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है पूरे बिजनेस पे, जो उसके फेलियर का एक रीजन भी बनता है। देन हमारी सिक्स्थ है कि अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक का क्या मतलब हुआ कि अगर उसके रास्ते में कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मतलब वो कुछ भी ऐसा कर रहा है जहां पर वो एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है, उसके बिजनेस को कुछ बेनिफिट हो सकता है। एक लाइक अगर एडवर्टीजमेंट है, आप बनाते रहे हो प्रोडक्ट बट उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, तो ये भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे पहले हम न्यूज़पेपर्स में ऐड दिया करते थे, आज की डेट में हम सोशल मीडियाज पे ऐड देखते हैं, लाइक फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है अलग अलग तरह की, किस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, कैसे कैसे जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रैब करते हुए अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। देन सेवंथ पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक में कि गोल ओरिएंटेड। जो बंदा है ना, उसके मन में क्लियर होना चाहिए कि यार मेरा गोल क्या है। ये नहीं कि आज वो ये काम कर रहा है तो कल यार इसमें सही नहीं चल रहा, उसने 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, 4 महीना देखा, बस वो किसी और गोल की तरफ चला गया। अगर वो थोड़े थोड़े टाइम में, 4 4 5 5 महीने में अपना गोल ही बदलता रहेगा,
तो वो आगे सक्सेस नहीं कर पाएगा। ये हमारा टॉपिक निपटता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है क्वालिटी। क्वालिटीज क्या होती हैं एक एंटरप्रेन्योर की, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला आता है कि लव्स वर्क। जो एक एंटरप्रेन्योर है वो अपने काम से प्यार करता है। वो कभी भी जो अपना काम कर रहा है उससे बोर नहीं होता। अगर वो खुद ही अपने काम से बोर हो जाएगा तो वो खुद आगे एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ कैसे काम कर पाएगा और अपने प्रोडक्ट को कैसे डिलीवरेबल प्रोडक्ट बना पाएगा कि वो अपने काम के साथ अपने प्रोडक्ट के साथ एंड यूजर भी उसके प्रोडक्ट को यूज करें, प्यार करें, लाइक करें और बोर ना हो। देन हार्ड वर्किंग। सेकेंड क्वालिटी आती है एंटरप्रेन्योर की कि वो हार्ड वर्किंग होता है। अगर देखो स्मार्ट वर्क हर जगह चलता है, बट स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क बहुत ही जरूरी होता है। बिकॉज जहां पर स्मार्ट वर्क में क्या है, आप थिंकिंग कर सकते हो, आप नई टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हो। हम क्या शॉर्टकट्स ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो ले सकते हो, लेकिन जिस प्रोसेस में हार्डवर्क रिक्वायर्ड है उसकी डिजाइनिंग में, उसकी क्वालिटी में, जहां पर वो चीजें चाहिए वो मैंडेटरी ही होता है। आप हार्ड वर्क को स्किप करके सिर्फ स्मार्ट वर्क से सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। देन थर्ड आ गया हमारा मेकर ऑफ राइट डिसीजन। डिसीजन मेकर भी होना चाहिए, वो भी सही डिसीजन, राइट डिसीजन मेकर। अगर वो बंदा जो एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योर बन रहा है उस प्रोसेस में है, अगर सबसे पहली चीज उसमें डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, तब भी वो सक्सेस नहीं कर सकता। सेकेंडली, अगर डिसीजन मेकिंग पावर भी है बट अगर वो उल्टे सीधे डिसीजन ले रहा है, गलत डिसीजन ले रहा है जो कि ना उसके लिए ठीक है, ना उसके प्रोडक्ट के लिए, ना उसकी कंपनी के लिए ठीक है, तब भी वो सक्सेस नहीं कर सकता। तो राइट डिसीजन मेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर एन एंटरप्रेन्योर। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया कि वो इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव इन द सेंस कि वो जो अपने बिजनेस को ना इनोवेशन तरीकों से देखे। ये नहीं कि पुरानी जो हमारी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ता रहे और अपने आप को कभी अपग्रेड ही ना करे। अगर वो अपग्रेड नहीं करेगा तो वो चीज जो करंट सिचुएशन में मतलब ट्रेंड कर रही है वो उसके साथ अपने बिजनेस को फ्लो में कैसे लेके जा पाएगा। तो कैसे वो सोच सकता है कि उसकी सेल्स बढ़ेंगी, जब तक वो ट्रेंड के साथ ही नहीं जाएगा तो उसकी सेल्स तो बढ़नी नहीं है, तो उसका बिजनेस उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है उसका बिजनेस मॉडरेट लेवल पर चलता रहे बट इनोवेटिव अगर रहेगा तो वो बहुत सक्सेस पा सकता है। देन उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है ऑल टाइम एक्टिव। जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसको ऑल टाइम एक्टिव होना चाहिए। यार ये नहीं है कि रात की 12 बज गई तो बस मैं टीवी ही देखूंगा या मैं मूवी देखूंगा, वेब सीरीज देखूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। वो बंदे हर टाइम एक्टिव होते हैं और सोचते हैं यार कि क्या कुछ अलग हो सकता है, क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, कुछ अच्छा हो सकता है। यार आइडियाज कभी कभार खाना खाते खाते भी आ जाते हैं। तो बंदे को हर टाइम एक्टिव होना चाहिए और इंटरेस्ट लेना चाहिए अपने प्रोडक्ट में, अपनी कंपनी में, ठीक है, अपने बिजनेस में। देन अगला आ गया जो हमारा क्वालिटी है वो है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन होना बहुत मैंडेटरी है यार। डिसिप्लिन फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल डिसिप्लिन इतना ही ले लूं कि स्टार्टिंग करें हम अपनी मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग में आपको टाइम से उठना है, रेडी होना है, अपने ऑफिस में जाना है और पूरी डेडिकेशन के साथ वहां पर काम करना है कि यार क्या मेरा प्रोडक्ट है और क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो खुश हैं या नहीं। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप किसी दिन ऑफिस 7 बजे जा रहे हैं, किसी दिन 10 बजे जा रहे हैं, किसी दिन 12 बजे जा रहे हैं, आपका मन कर रहा है 3 बजे दोपहर के जा रहे हैं। जब आप ही में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, वो भी डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करेंगे, वो भी अपना ढीला ढाला पड़ जाएंगे, ठीक है। देन अगला क्वालिटी है हमारा एजुकेटेड इन रियल सेंस। एजुकेटेड इन रियल सेंस का यार यहाँ मतलब समझ लेते हैं। एजुकेटेड इन रियल सेंस कि बंदा जो है, ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उसको अगर वो जो भी बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस के थ्रू उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स की या मास्टर्स की, ऐसा कहना नहीं है। यहां पर जो पॉइंट कहता है कि एजुकेटेड इन रियल सेंस, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके पास आपको ग्राउंड लेवल की नॉलेज है। क्योंकि यार जो चीज हम बुक्स में पढ़ते हैं वो चीज रियलिटी से मैच नहीं करती। तो ग्राउंड एक्सपीरियंस उससे ज्यादा मैटर करता है बुक्स की नॉलेज से। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तब भी चलेगा, बट अगर आपके पास ग्राउंड लेवल की नॉलेज नहीं है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करिए और आपको पता ही नहीं है कि जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ से मिलेंगे और कितनी कॉस्ट पे मिलेंगे,
तो अगर आपको ये पता है कि कहाँ से मिलेंगे बट आप ज्यादा कॉस्ट में खरीद रहे हो तो आपका प्रोडक्ट कॉस्टली बन जाएगा। ये सब कि रियली एजुकेटेड इन रियल सेंस, मतलब आपको सही नॉलेज होनी चाहिए, अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस होने चाहिए ग्राउंड लेवल का, कि आपको एक आइडिया रहे कि मैं क्या चीज कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से या फिर कितने अच्छी क्वालिटी अपने कस्टमर को दे सकता हूं और कितने कम प्राइस में। ये एक एग्जांपल हो गया। तो एजुकेटेड इन रियल सेंस, ठीक है, सही में आप एजुकेटेड होने चाहिए उस चीज के लिए जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। देन हमारा ये टॉपिक निपटता है। देन अगला टॉपिक आ रहा है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, कि हमने भी पढ़ लिया यार एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसका क्वालिटीज क्या होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो देखो, इट इज अ कैपेसिटी और विलिंगनेस। ये क्या है, कैपेसिटी है या फिर एक विलिंगनेस है टू डेवलप, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अ बिजनेस along with any of its risk in order to make a profit। देखो, एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसे रन कर रहा है। बट एंटरप्रेन्योरशिप है एक बिजनेस को स्टार्ट करना, उसको मैनेज करना along with all the रिस्क, जो भी उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, जिससे कि हम उस बिजनेस में से एक प्रॉफिट निकाल पाए। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। देन अगली चीज आ रही है हमारे टॉपिक्स की लिस्ट में, वो है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। तो देखो भैया, कभी भी इसके बीच में कंफ्यूजन मत रखना कि एक एंटरप्रेन्योर और मैनेजर बराबर है। एंटरप्रेन्योर भैया वो बंदा है जो कि एक नया बिजनेस जो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको रिस्क लेते हुए स्टार्ट करता है। बट एक मैनेजर वो बंदा है जो कि उस बिजनेस को इंटरनली फिर मैनेज करता है, उसके पास इतने रिस्क एसोसिएटेड नहीं होते, बिकॉज वो एक बिजनेस रनिंग है, मॉडल उसका एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड करा है, उसका वर्क फ्लो एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड करा है, उसके टीम मेंबर्स एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड करे हैं। अब मैनेजर का काम है विद इन दैट बिजनेस उस बिजनेस को मैनेज करते हुए चलना। देन अगला पॉइंट है कि एंटरप्रेन्योर का फोकस होता है कि बिजनेस स्टार्टअप में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एंटरप्रेन्योर का फोकस है बिजनेस के स्टार्टअप में, बट एक मैनेजर क्या फोकस करता है, उसका फोकस होता है इन एंगेजिंग ऑपरेशंस, मतलब जो ऑपरेशंस चल रहे हैं ना उस बिजनेस में उनको मैनेज करना, उस पर फोकस होता है एक मैनेजर का। देन अगला पॉइंट है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसका स्टेटस क्या होता है, यार वो हो गया उस बिजनेस का ओनर। बट जो अगर मैनेजर की बात करेंगे, वो मैनेजर क्या है, वो उस बिजनेस के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है ना, उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, एज अ रिवॉर्ड। जैसे वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस को रन कर रहा है, तो उसको एज अ रिवॉर्ड क्या मिलेगा, उसको वहां से क्या गेन होने वाला है, उसको वहां से जो गेन होगा ना वो होगा उस पूरे बिजनेस में से हम क्या अर्न कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, वो उसका रिवॉर्ड है। बट जो एक मैनेजर है ना, उसका रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उसकी मंथली सैलरी है, दैट्स ऑल। ठीक है, देन अगली चीज हो गई कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो एक रिस्क टेकर है। बट रिस्क टेकर है हमारा एंटरप्रेन्योर, बट जो हमारा मैनेजर है वो रिस्क एवर्स है। ठीक है, वो है हमारे रिस्क एवर्स, मतलब वो कोई डायरेक्ट रिस्क नहीं लेते। देन अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो गया कि एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर इकोनॉमी। फॉर इकोनॉमी से यहाँ पर मतलब है जो एक एंटरप्रेन्योर है या फिर एंटरप्राइज है या एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ता है। अगर हम अपनी कंट्री के बारे में डिस्कस करें तो उसकी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट डालता है एक एंटरप्रेन्योर या एक एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो होता है चेंजेस इन सोसाइटी स्ट्रक्चर। एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज करने का काम एंटरप्रेन्योरशिप करती है या एंटरप्रेन्योर करता है। बिकॉज होता क्या है, जब एक बिजनेस स्टार्ट होगा तो वहां पर मतलब वैकेंसीज क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, तो उससे जैसे पहले हुआ करता था कि मेंस का काम करते थे, जॉब पे जाते थे, बट सडनली ड्यू टू चेंज इन द सोसाइटी स्ट्रक्चर अब वुमेन भी काफी ऑफिस में जाती हैं, तो ये एक इम्पैक्ट होता है कि सोसाइटी स्ट्रक्चर में चेंज होता है काफी सारा। देन सेकंड पॉइंट है स्टिमुलेट्स न्यू प्रोडक्ट। जो इकोनॉमी पे क्या होता है, यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, तो ये भी इम्पैक्ट डालता है हमारी इकोनॉमी पे। देन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। अब एक बिजनेस खुला है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, लाइक स्टॉक्स में होता है या कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो
इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज होता है, तो ये सारा इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पर जाता है। देन अगली चीज आ गई ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, तो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमी की ग्रोथ होती है हमारी। देन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे हमने पहले मतलब पॉइंट में भी डिस्कस करा है कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ जॉब्स क्रिएट होती हैं ड्यू टू एन एंटरप्रेन्योरशिप। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर सोशल। अगर हम बात करें सोशल के लिए या फिर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है इस एंटरप्रेन्योरशिप का। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबसे पहला पॉइंट जो आ गया इसमें वो आ गया एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। देन सेकंड पॉइंट है इंप्रूवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या हमारी खर्च करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप अभी एक जॉब कर रहे हो तो आप ज्यादा खर्चा कर सकते हो इन कंपैरिजन टू अगर आपके पास जॉब नहीं है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इसकी वजह से बढ़ता है। देन आ गया कि बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप आपके सोसाइटी में या फिर आपके रीजन में खुलेगा तो उससे जो डेवलपमेंट है वो भी होंगी। आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छी हो जाएगी, आपके यहाँ वाटर सप्लाई अच्छी रहेगी, रोड अच्छी हो जाएंगी, ये सब भी एक इम्पैक्ट डालता है हमारी सोसाइटी पर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे मुंबई है, मुंबई में इतना बड़ा मार्केट हब है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जाती ही नहीं है, ठीक है। तो और क्या चीजें हैं सोसाइटी में, देखो हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन एंड शेयरिंग, तो ये एक और चीज क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन में भी हेल्प करती है, पैसा क्रिएट होता है लोगों के पास, ठीक है। देन हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस हो गया कि बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, मतलब अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है कि बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, जैसे हमने पहले भी बात करा कि रीजनल डेवलपमेंट रहेगी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीजें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने एरियाज में देखोगे तो यहाँ पर पहले के टाइम में ना हमारे पास पीवीआर मॉल्स हुआ करते थे, ना ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हुआ करते थे, बट आज की डेट में हम देखेंगे तो ये चीजें हमें काफी कॉमन देखने के लिए मिलेंगे। अगर दिल्ली एनसीआर के रीजन में देखेंगे तो ये वाइड वैरायटी में अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। देन इसके बाद है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ये सीधा इंपैक्ट डालता है हमारी नेशनल इनकम पर, क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी अगर देखी जाए तो इकोनॉमी बढ़ती है तो उसके हिसाब से लोगों के पास वेल्थ बढ़ती है, तो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम इन टोटल इंक्रीज हो जाती है। देन अगला पॉइंट है क्रिएटिंग इनोवेशन, तो यार एंटरप्रेन्योरशिप बनती है, प्रोडक्ट बनता है, उसके साथ ही जैसे कि कस्टमर की डिमांड आती है तो उस हिसाब से इनोवेशन भी हमारी ग्रो करती है और नई नई इनोवेशंस हमारे फील्ड में आती रहती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे बोला पहले भी कि लिविंग का स्टैंडर्ड भी हमारा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट आ गया कि न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज एंड न्यू बिजनेस। देखो एंटरप्रेन्योरशिप खुलने की वजह से एक तो प्रोडक्ट है जो वो एंटरप्राइज है ना वो बनाएगा, देन उससे रिलेशन में कुछ और नए प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ और नई सर्विसेज बनेंगी, कुछ और जॉब्स क्रिएट होंगी इनडायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली वो बिजनेस नहीं कर रहा बट उस बिजनेस की वजह से किसी दूसरे बंदे को मिल रहा है, ठीक है। अब अगला प्रोडक्ट आ गया, अगला पॉइंट आ गया कि प्रोडक्शन इवोल्यूशन प्रोसेस, जो हमारा प्रोडक्शन इवोल्यूशन प्रोसेस होता है वो भी धीरे धीरे स्लाइटली बढ़ता है, क्योंकि अगर आज की डेट में हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप खोला और आज हम 100 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, थोड़े टाइम में अगर वो ग्रो करता है और अच्छा चलता है तो हम 100 के 200 प्रोडक्ट बनाएंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा कि हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करने लगेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हुई सिग्निफिकेंस की। अब आगे आ जाते हैं हम इस टॉपिक पे, कॉजेज ऑफ सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब एक एंटरप्रेन्योर है, क्या चांसेस हैं या फिर क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से या तो वो सक्सेस कर सकता है या फिर वो फेल हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमारा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, जैसे हमने बात करी है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस में यार और भी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि उस बंदे को जो स्टार्ट कर रहा है नया बिजनेस, उस बिजनेस का वो ऐसा सिलेक्शन करे जिसके बारे में उसको पर्सनल नॉलेज है, ये नहीं कि आपने दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर एक बिजनेस को स्टार्ट कर दिया तो आप उन पे डिपेंडेंट ही हो जाओगे, और अगर वो आपसे दूर हो जाते हैं या फिर वो काम इनएफिशिएंटली करते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो गारंटीडली फेल होगा और आपके फेल होने की चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट आ गया हमारा
प्रॉपर प्लानिंग। जब आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया तो उस बिजनेस के लिए आप एक प्रॉपर प्लानिंग करोगे कि कैसे आपको उसको जीरो से लेकर हीरो तक लेके जाना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है इनिशियल कैपिटल। देखो यार, जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ पैसा लगाओगे, उसके सेटअप में पैसा लगेगा। तो इनिशियल कैपिटल कैसे आना है, वो कैसे खर्च होना है, उस सब का भी हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। ये पूरा इम्पैक्ट डालेंगे ये सारी चीजें कि जो एंटरप्रेन्योर है वो आगे टाइम में आने वाले सक्सेस करता है या फिर वो फेल होता है। देन अगला पॉइंट आ गया हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है वो उसको आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर क्या डिमांड चल रही है, और आपके कंपटीशन में अगर पहले से कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो अपनी क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, किस कॉस्ट पर दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको लोगों की डिमांड के हिसाब से, यूजर्स की डिमांड के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाना है, तभी आप सक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज इट विल फेल। ठीक है, देन मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट बना लिया बट अगर यूजर को पता ही नहीं है कि आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है, देन वो जीरो था और जीरो ही रहेगा। वो मैक्सिमम आपके लोकल सर्कल में घूम सकता है, 0 से 10 पहुंच सकता है, 100 पहुंच सकता है, पर 1000 लोगों के पास नहीं पहुंच सकता, एक लार्ज यूजर बेस के पास नहीं पहुंच सकता। देन उसके बाद आता है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। जैसे पहले भी बोला यार, जो बंदा एंटरप्रेन्योर है, जो उस बिजनेस को चला रहा है, उसको उस चीज में एक एजुकेशनल नॉलेज या फिर एक एक्सपीरियंशियल नॉलेज, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक नॉलेज रहनी चाहिए जिसपे वो बिलीव करके सही डिसीजन ले सकता है और उस बिजनेस को सही तरीके से आगे चला सकता है। देन जॉइंट इनिशिएटिव। देखो यार, कई बार जो रीजन होता है ना एक बिजनेस का फेलियर, वो सिर्फ जॉइंट इनिशिएटिव होता है। जॉइंट इनिशिएटिव का मतलब हो गया कि आपने और मैंने पार्टनरशिप में मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आज हम बढ़िया चल रहा है, बट कल हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसकी वजह से जो हमारा बिजनेस है वो डिवाइड हो जाता है और धीरे धीरे हो सकता है वो फेल भी हो जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉयमेंट। जो आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो, अगर वो स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं है, देन ऑल्सो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है आपके बिजनेस के फेलियर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के फेलियर के लिए। देन लास्ट पॉइंट है हमारा लोकेशन ऑफ बिजनेस। जो आपका बिजनेस है उसकी लोकेशन क्या है, वहां पर जो भी चीज आप करना चाह रहे हो, अगर मार्केट की अवेलेबिलिटी चाहिए, आपको मार्केट अवेलेबल है या नहीं, अगर आपको वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर आपको रॉ मटेरियल या पावर सप्लाई या वाटर चाहिए, वो आपकी लोकेशन के आसपास अवेलेबल है या नहीं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। अदरवाइज एक एंटरप्रेन्योर की फेलियर के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाती है। देन ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक आ रहा है हमारा मिथ ऑफ टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। मिथ का मतलब होता है यार कुछ अफवाहें कि यार यही लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कुछ अफवाहें होती हैं, उनको आज हम क्लियर आउट करेंगे। तो सबसे पहला है कि एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड। मतलब कि एंटरप्रेन्योर पैदा होता है, बनता नहीं है। यार ये एक सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। एनीबडी कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, मनी इज नीडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, कि आपको पैसा चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो ये भी टोटली करेक्ट नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, लक इज नीडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। उसमें कहा कि लक मतलब किस्मत चाहिए टू बी एन एंटरप्रेन्योर। नहीं यार, लक नहीं होता, हार्डवर्क होता है, स्मार्ट वर्क होता है, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, ये सब चीजें होती हैं जिससे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल, हमने पहले भी डिस्कस करा, बट एक लक नहीं होता है, किस्मत नहीं होती जिसकी वजह से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट आ गया, एंटरप्रेन्योर आर एकेडमिक एंड सोशल मिसफिट्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो एकेडमिकली और सोशली मिसफिट होते हैं। मिसफिट का मतलब कि वो पढ़ाई में बेकार और सोशली भी बेकार होते हैं। मतलब जो बैक बेंचर्स होते हैं, ये बोला गया है कि बैक बेंचर जो पढ़ाई में बेकार होते हैं वो लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। ये भी एक मिथ है, ये एक झूठ है, ये कुछ सच नहीं है। ठीक है, देन अगला पॉइंट हमारा, एंटरप्रेन्योर्स आर डूअर्स नॉट थिंकर्स। मतलब एंटरप्रेन्योर्स आर डूअर्स, मतलब वो काम करते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है, मतलब सोचते कम है, करते ज्यादा है। यार ये भी कोई पूरी तरह से सच नहीं है। अगर आप ढंग से सोच के काम नहीं करोगे, करते जाओगे कुछ भी उल्टा सीधा, तो भी आप एक एंटरप्रेन्योर क्या, एक ढंग का बिजनेसमैन भी आप नहीं बन सकते। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्राप्रेन्योर। अब देखो, हमने बात कर ली एंटरप्रेन्योर के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उनकी क्वालिटीज, सिग्निफिकेंस, रीजन ऑफ फेलियर्स, और मैनेजर और एंटरप्रेन्योर के बीच में डिस्कशन भी कर लिया कि क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में। अब हम बात करेंगे इंट्राप्रेन्योर क्या होता है। यार देखो, इंट्राप्रेन्योर
वो लोग होते हैं जो विद इन एन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब एक बिजनेस के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो एक बिजनेस के अंदर इनोवेटिव काम कर रहे हैं। लाइक दीज आर द एम्प्लॉयज ऑफ एंटरप्राइज। जो इंट्राप्रेन्योर हैं, दीज आर द एम्प्लॉयज ऑफ एन एंटरप्राइज, दे वर्क ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट और आइडिया। मतलब ये वो बंदे होते हैं जो एंटरप्राइज के अंदर काम करते हैं ऑन सम क्रिएटिव थिंग, ऑन सम स्पेशल आइडिया और स्पेशल प्रोजेक्ट। ये लोग होते हैं इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अल्ट्राप्रेन्योर कौन होता है। तो अल्ट्राप्रेन्योर की अगर हम बात करें, एन एंटरप्रेन्योर हु डज मेनी थिंग्स। मतलब अगर एक एंटरप्रेन्योर है जो काफी सारी चीजें एक ही टाइम पर कर रहा है मिक्सअप, उसको हम अल्ट्राप्रेन्योर बोलते हैं। सो entrepreneur is someone who has many profit generating pursuits at one। मतलब वो बंदा, वो एंटरप्रेन्योर जो एक ही टाइम में काफी अलग अलग सोर्सेज से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है सिंगल टाइम पर, वो कहलाएगा अल्ट्राप्रेन्योर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया कॉर्पोरेटर्स। कॉर्पोरेटर्स का मतलब हो गया जो कपल्स में एंटरप्रेन्योरशिप रन करते हैं। सो कॉर्पोरेटर्स आर entrepreneurial couples who work together as co-owners। ये वो बंदे हैं जो काम करते हैं साथ में ओनर की तरह, दोनों ही ओनर है, कपल में काम करते हैं फॉर देयर बिजनेस। एक बिजनेस के लिए कपल में को ओनर्स बन के काम करते हैं कपल में, और उस बिजनेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को रन करते हैं, वो कहलाते हैं कॉर्पोरेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया कि फैमिली बिजनेस। अगला टॉपिक हमारा फैमिली बिजनेस। तो फैमिली बिजनेस क्या है? सो फैमिली बिजनेस इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। एक फैमिली बिजनेस भी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल जनरेशंस ऑफ फैमिली रिलेटेड बाय ब्लड, अडॉप्शन और मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ये भी कमर्शियल यूनिट है, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो इन्फ्लुएंस होती है फैमिली मेंबर से, जो कि इन रिलेशन है, इन रिलेशन बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय अडॉप्शन। देन इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या है? तो देखो यार, जो वुमेन्स, लेडीज एक इनिशिएटिव लेती हैं इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप को रन करने का, वो लोग कहलाती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगली बात आ गई हमारे पास सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक बिजनेस जो हमारी सोशल वेलबींग को एनहांस करता है। फॉर एग्जांपल, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द सोशल प्रॉब्लम्स एंड अचीविंग अ सोशल चेंज। मतलब आपको जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, आपको सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स दिखती हैं, एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मकसद होता है कि उन सोशल प्रॉब्लम्स को सबसे पहले तो हम समझें कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, दूसरी चीज कि हम इसके लिए क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग एंटरप्रेन्योरशिप प्रिंसिपल्स, प्रोसेस एंड ऑपरेशंस। जो भी एक कंपनी में प्रोसेस चलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोसेस चलते हैं, ऑपरेशंस चलते हैं, उनको फॉलो करते हुए एक सोशल चेंज जो एंटरप्रेन्योरशिप करती हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब हुआ? मतलब अगर आपके रूरल मार्केट में कोई एंटरप्रेन्योरशिप खुलती है और वो रूरल मार्केट के हिसाब से कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विसेज लॉन्च करती है, तो उस एंटरप्रेन्योरशिप को हम बोलते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं करा है, और शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।